नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सहसंबंध के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पढ़ेंगे और उसमें हम हेल्प लेंगे आर की यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट की। तो अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी सहसंबंध गुणांक की बात करें तो जो इसकी रेंज होती है वो होती है -1 to 1, यानी आर का मान -1 से 1 के बीच में होता है। अगर मैं इसे रियल लाइन पे लिखूँ तो रियल लाइन पे अगर मैंने इसको -1 लिया है, यहाँ अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो इसका मिड पॉइंट होगा 0, तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट वो -1 to 1 होता है। तो सबसे पहले अगर मैं आर की बात करूं तो आर की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है और 1 से बराबर या उससे छोटी है, यानी आर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर है वो सेमी ओपन इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, यानी आर है वो इधर यहाँ पे 0 शामिल नहीं है और 1 शामिल है। अगर इसके अंदर लाई करे तो इसका मतलब हमारा सहसंबंध है वो धनात्मक सहसंबंध है। यानी हम इसे कहेंगे कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। और पॉजिटिव कोरिलेशन को अगर दूसरा नाम लेना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो आर की वैल्यू अगर यहाँ 0 से बड़ी हो और 1 के बीच में हो तो ये जो इंटरवल है इसमें जो भी कोरिलेशन होगा उसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे, धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। यदि आर की वैल्यू -1 से लेकर 0 तक हो जिसमें 0 शामिल नहीं है, या फिर हम ये कहें कि आर है वो ओपन इंटरवल -1 to 0 में लाई करे, तो इसका मतलब जो सहसंबंध है वो ऋणात्मक सहसंबंध होगा, यानी हम कह सकते हैं कि नेगेटिव कोरिलेशन होगा। और नेगेटिव कोरिलेशन को अगर हम दूसरा नाम लेना चाहें तो उसको कई प्रकार से कह सकते हैं। इनडायरेक्ट कोरिलेशन कह सकते हैं, इन्वर्सली कोरिलेशन बोल सकते हैं, कोई एक दो नाम और भी यूज में लिए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये इस रेंज में होगा वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, यहाँ पे होगा वो नेगेटिव कोरिलेशन है। तो इसका मतलब नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन या डायरेक्ट कोरिलेशन, इनडायरेक्ट कोरिलेशन। तो ये इसका मेन टाइप्स हैं। अगर आर की वैल्यू 0 तो आर की वैल्यू 0 तो हम कहेंगे कि सहसंबंध है उस वो विद्यमान नहीं है, तो नो कोरिलेशन, यानी उसमें सहसंबंध किसी प्रकार का विद्यमान नहीं है। लेकिन ये कब संभव है? जब आर की वैल्यू 0 हो तो नो कोरिलेशन तभी कहेंगे जब लीनियर कोरिलेशन हो। तो लीनियर कोरिलेशन की तो ये रिजल्ट सही है, लेकिन अगर लीनियर कोरिलेशन नहीं है तो ये रिजल्ट सही नहीं है। इसको हम आगे जब एग्जाम्पल्स वगैरह करवाएंगे तब और बताएंगे कि कब ये रिजल्ट फेल हो जाता है और कब ये रिजल्ट सही रहता है। तो सिंपल कोरिलेशन नाम दे रखा है तो इसका मतलब वो लीनियर कोरिलेशन ही है, और लीनियर कोरिलेशन या सिंपल कोरिलेशन नाम दे रखा है तो उस स्थिति में अगर आर बराबर 0 होगा तो हम कहेंगे नो कोरिलेशन। इसके बाद में अगर ये आर की वैल्यू अगर पर्टिकुलर ले, हम आर की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक हमने शामिल कर लिया है, लेकिन सिर्फ हम ये +1 की बात करें, एग्जैक्ट इस पॉइंट की बात करें तो हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध। पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध कब होगा? जब आर की वैल्यू कितनी हो? +1 हो। और अगर आर की वैल्यू -1 हो तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, यानी हम कहेंगे पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इन चीजों को हम आगे क्वेश्चन से और ज्यादा समझेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, प्राइस एंड डिमांड इज एग्जाम्पल फॉर, यानी मूल्य और डिमांड यानी मांग है वो किसका एग्जाम्पल है? पहला ऑप्शन है नो कोरिलेशन, यानी कोई सहसंबंध नहीं है। दूसरा पॉजिटिव कोरिलेशन, धनात्मक सहसंबंध। थर्ड ऑप्शन है नेगेटिव कोरिलेशन, ऋणात्मक सहसंबंध। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कार की बात करें तो एक कार है जिसकी कीमत है वो 2 लाख रुपीज़ है, एक दूसरी कार है जिसकी कीमत है वो 20 लाख रुपीज़ है, और एक तीसरी कार है उसकी कीमत है वो 200 लाख रुपीज़ है। और मान लीजिए अगर इनको एक साल में कारों की नंबर्स ऑफ कार हैं जो कि बेची गई हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो 2 लाख रुपीज़ वाली मान लीजिए 1 ईयर में 100 है इनकी सेल होती है, 1000 सेल होती है। 20 लाख वाली मान लीजिए कि 100 सेल होती है, और
200 लैक्स वाली की मान लीजिए सेल होती है, वो होती है 10 एक ईयर में। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे उसकी कार की डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब आर की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी और हम ये सीधा कह सकते हैं कि इसका मतलब जो कोरिलेशन है वो कैसा है, नेगेटिव कोरिलेशन है। क्वेश्चन है when the correlation between two variables is perfect then the value of coefficient of correlation r is। जब दो चरों के बीच पूर्ण सहसंबंध होता है तो सहसंबंध गुणांक का मान होगा। तो हमें क्या दे रखा है, पूर्ण सहसंबंध दे रखा है, यानी परफेक्ट कोरिलेशन दे रखा है। तो परफेक्ट कोरिलेशन है, उसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और दूसरा होता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो अगर परफेक्ट पॉजिटिव यानी पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है तो उसके लिए आर की वैल्यू 1 होती है, और अगर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है यानी पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है तो उसके लिए आर की वैल्यू -1 होती है। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं दे रखा तो इन दोनों को एक साथ कंसीडर करना पड़ेगा, यानी आर इक्वल टू +-1। तो जब आर की वैल्यू +1 हो चाहे -1 हो, उस टाइम हमारा परफेक्ट कोरिलेशन होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4 यानी +-1। असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का जो 2016 में पेपर हुआ था उसमें आया क्वेश्चन है, माना आर एक्स तथा वाई के मध्य सहसंबंध गुणांक है और आर बराबर 0 होने पर पहला ऑप्शन है एक्स स्वतंत्र होगा, दूसरा वाई स्वतंत्र होगा, थर्ड ऑप्शन है दोनों एक्स तथा वाई स्वतंत्र होंगे और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। Suppose R is the correlation coefficient between X and Y and R equals to 0, then first option है X will be independent, second option है Y will be independent, third option है both X and Y will be independent और fourth option है none of these। तो क्वेश्चंस का रिवर्स हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी अगर X और Y इंडिपेंडेंट हैं, अगर X और Y इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब कोवेरियंस बिटवीन X और Y 0 होता है, और अगर ये 0 होता है तो इसका मतलब R की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। लेकिन उन्होंने इस क्वेश्चन में रिवर्स पूछा है कि अगर R बराबर 0 हो तो क्या X और Y है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए, अगर कोरिलेशन की बात करें तो दो प्रकार के कोरिलेशन हम कह सकते हैं, एक होता है लीनियर कोरिलेशन और दूसरा होता है नॉन लीनियर या कर्वीलीनियर, नॉन लीनियर या कर्वीलीनियर कोरिलेशन। तो अगर हम सिंपल लीनियर कोरिलेशन की बात करें तो इसका इन्वर्स भी ट्रू होता है। तो जब तक कि स्पेशल ये न कर रखा हो कि नॉन लीनियर या कर्वीलीनियर रिलेशन है, कोरिलेशन है, तब तक इसका इन्वर्स क्या होगा, ट्रू होगा। यानी जब R 0 दे रखा है तो इसका मतलब दोनों X और Y क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, बोथ X एंड Y विल बी इंडिपेंडेंट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दें और वो लिख दें कि मध्य X और Y है वो क्या है, रेखिक सहसंबंधी है, यानी अरेखिक संबंध है, ठीक है, या वक्रीय सहसंबंध है इनके मध्य, तो उस स्थिति में अगर हम ये दे दें कि R बराबर 0 है तब हम कहेंगे कि करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जब तक कोई स्पेशल नहीं दे रखा है तब तक इसका रिवर्स भी ट्रू होगा। और उसका हम एग्जाम्पल आगे पढ़ेंगे, जब y बराबर x² दिया हुआ मिलेगा तो ये जो रिलेशन है, क्योंकि स्क्वायर इसमें आ गया तो इसका मतलब ये लीनियर कोरिलेशन नहीं है और लीनियर कोरिलेशन नहीं है, और इस रिलेशन के लिए हम r की वैल्यू क्या निकालेंगे, 0 निकालेंगे। तो अगर इससे हम कह सकते हैं कि r बराबर 0 है और ये रिलेशन x और y क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू पुट करूंगा मुझे y की वैल्यू मिलती जाएगी। इसका मतलब y किस पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब y कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम प्रूफ करेंगे आगे चल के। तो दोबारा इसको क्लियर कर लेना कि जब तक भी कोई कोरिलेशन को स्पेसिफाई नहीं कर रखा तब तक इसका जो इनवर्स है यानी कन्वर्स है, इसका कन्वर्स ट्रू है, इसका विलोम सत्य है। और यदि इसको स्पेसिफाई कर रखा है कि ये नॉन लीनियर है या कर्वी लीनियर है, तब हम ये कहेंगे कि तब x और y का इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है, स्वतंत्र होना आवश्यक नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर ABST 2016 में आया हुआ सिंपल सा क्वेश्चन है, निश्चयन गुणांक होता है
द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज, फर्स्ट ऑप्शन है आर, सेकंड है आर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 1 माइनस आर स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है वो होता है आर स्क्वायर के इक्वल, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन। अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड 3-4 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, उनको भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आर की वैल्यू अगर 0.9 हो तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बराबर होता है आर स्क्वायर। आर की वैल्यू दे रखी है 0.9, तो 0.9 का स्क्वायर, और अगर इसका स्क्वायर करें तो 9 का स्क्वायर होता है 81, और स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस का डेसिमल 10th प्लेस पे आ जाता है, तो यहाँ पे 0.81, या और लिखें तो 0.81 इसका करेक्ट आंसर है। अगर क्वेश्चन में आर 0.9 न देकर आर इक्वल टू दिया होता -0.9, तो क्या आंसर ये आता। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इक्वल टू होता आर स्क्वायर, यानी -0.9 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही होता है, तो इससे हम लिख सकते हैं कि दोबारा भी आंसर क्या मिलेगा 0.81। तो अगर इस प्लस की वैल्यू के लिए माइनस की वैल्यू के लिए दोनों के लिए वैल्यू जो हमारा आंसर है वो कितना है 0.81। इससे हम एक रिजल्ट ये भी निकाल सकते हैं कि आर की वैल्यू की जो रेंज होती है वो तो हमें पता है -1 से 1 होती है, लेकिन जो आर स्क्वायर की जो रेंज होती है वो नेगेटिव कभी नहीं जा सकती, यानी मिनिमम 0 होती है और मैक्सिमम 1 होती है। तो आर स्क्वायर की जो रेंज होती है वो होती है, यानी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है उसकी जो रेंज होगी वो होगी 0 to 1। आर की वैल्यू 0 रखने पर 0 मिलेगा, 1 रखने पर 1 मिलेगा, -1 रखने पर भी 1 मिलेगा, और बाकी की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू 0 से 1 के बीच में मिलेगी। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके अलावा, वो क्वेश्चन एक बार दिया आया हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू है 0.64, और हमसे पूछा है कि बताइए कि कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट यानी आर की वैल्यू कितनी होगी। तो आर की वैल्यू पूछी है, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू दे रखी है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की, यानी आर स्क्वायर की। तो आर स्क्वायर बराबर 0.64। आर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आंसर सिर्फ पॉजिटिव आएगा या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आंसर मिलेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं, यानी 2 घात की समीकरण सोल्व करते हैं, तो उससे हमेशा 2 मान प्राप्त होते हैं। तो आर की 2 वैल्यू मिलेंगी प्लस माइनस रूट के अंदर 0.64। और अगर मैं इसे सरल करूं तो अगर 64 का रूट अगर हमें पता हो तो 8 होता है, तो प्लस माइनस 8, और डेसिमल जो है हमारा जो डेसिमल है दशमलव है वो दाई के साथ स्थान पे है, यानी इकाई दाई के बाद में है। तो 10th प्लेस के बाद में अगर डेसिमल हो तो वो यूनिट प्लेस के बाद में आ जाएगा, तो यानी 0.8। अगर और करेक्ट लिखें तो 0.8। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा आर इक्वल टू प्लस माइनस 0.8। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है सीओडी की, यानी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की, लेकिन उससे आर की वैल्यू पॉजिटिव भी मिलेगी और नेगेटिव भी प्राप्त होगी। दूसरी चीज अगर हम एक और ऑब्जर्व करना चाहें कि स्क्वायर करने पर वैल्यू देखो कभी भी आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, या आर स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में भी हो सकती है, लेकिन हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो मान घटेगा। तो 0.9 का स्क्वायर किया तो वैल्यू 0.9 से छोटी आई, और अगर कोई भी 0 से 1 के बीच में वैल्यू है उसका अगर हम रूट लेंगे तो मान बढ़ेगा। तो वैल्यू थी 0.64 और हमें मिला 0.8। तो दोबारा दिमाग में याद रखना कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 0.0 है, यहाँ 0.2 है, 0.4 है, 0.6, 0.8 और यहाँ पे 1 है, बीच में 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 है। तो अगर यहाँ पे 0.9 ये 0.9 है और इसका मैंने स्क्वायर किया तो 0.81 मिला, जो यहाँ पे मिलेगा। तो स्क्वायर करने पर वैल्यू घट गई, और मैंने 0.64 लिया तो ये 0.64 यहाँ पे मिलेगा, और अगर मैं इसका रूट लेता हूँ तो मुझे 0.8 मिला, तो वो वैल्यू यहाँ से इसका रूट लेने पर मुझे आगे मिला, तो यानी मान बढ़ा है। तो ये चीज़ भी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। इन चीज़ों की हेल्प से कई बार हम रूट वगैरह निकालने में दिक्कत होती है, तो भी आंसर गलत करते नहीं है, आंसर के करेक्ट की तरफ हम पहुँच जाते हैं। क्वेश्चन है
असिस्टेंट प्रोफेसर ABST 2016 के पेपर का असहसंबंध गुणांक होता है। कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन इज, फर्स्ट ऑप्शन है k इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस आर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है k इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 इंटू रूट 1 माइनस आर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है k इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट के अंदर 1 माइनस आर क्यूब, और फोर्थ ऑप्शन है k इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 इंटू 1 माइनस आर की पावर 4। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हमें रिजल्ट याद है तो तुरंत हम टिक कर सकते हैं। अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम r से रिप्रेजेंट करें और कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन को अगर हम k से रिप्रेजेंट करें तो इनके दोनों के वर्गों का योग किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इससे अगर मोर सोल्व करें तो इससे हम लिख सकते हैं कि k स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस आर स्क्वायर, दिस इंप्लाइज k इक्वल्स टू प्लस माइनस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमेशा दो वैल्यू प्राप्त होंगी, एक प्लस की और एक माइनस की, रूट 1 माइनस आर स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रहना चाहिए कि k इक्वल्स टू होता है प्लस माइनस रूट 1 माइनस आर स्क्वायर। हमें पता है कि जो r की रेंज है वो होती है -1 to 1, तो k की रेंज कहां से कहां तक होगी हम बता सकते हैं क्या कि k की रेंज है वो कहां से कहां तक होगी, यानी असहसंबंध गुणांक का जो परास है वो उसका मान कहां से कहां तक होगा। तो असहसंबंध गुणांक है उसके परास का मान भी कहां से कहां तक होगा? -1 से 1 तक होगा।